सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं माता स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और एजुकेशनल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप्स है जिसको अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन जो है किसी भी एनआईटी में हो जाएगा। और अगर ईश्वर ने चाहा और आपकी मेहनत रंग लाए तो किसी अच्छे एनआईटी में तो डेफिनेटली हो जाएगा। बेसिकली मैं 5 स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ। अगर एक के बाद एक आप सभी स्टेप्स को सक्सेसफुली फॉलो करते तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जो है एनआईटी में हो जाएगा। और ये वीडियो इसलिए भी मैं बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट आते हैं मेरे दूसरे जो बीटेक के एडमिशन प्रोसेस वाला वीडियो है या दूसरा है या आईआईटी के या एनआईटी के जो कॉलेज रिव्यूज़ हैं उस पर भी आपके कमेंट आते रहते हैं कि एडमिशन प्रोसेस बताओ। तो उसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर सको। हाँ, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। मेरा इंस्टा हैंडल है ज्ञानरूप, आप मुझे वहाँ पे भी जरूर फॉलो करें। अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपको हर दिन किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की डिटेल्स मिलती रहेगी। दिन में 3-4 बार वहाँ पे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के डिटेल्स आते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे मुझे फॉलो करो ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। अगर मैं क्विक फैक्ट्स की बात करूं एनआईटी कॉलेजेस का तो अंडर ग्रेजुएट में 23,506 वहाँ पे सीट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट की मैं बात करूं तो 13,664 सीट हैं जितने भी एनआईटी हैं, यानी कि 31st एनआईटी को मिला करके डेटा है। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि पहला स्टेप क्या है तो पहला स्टेप यह है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना। आपको सुनने में बहुत ही बेसिक लग रहा होगा ये, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कि अगर इस बार आप क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। और फॉर्म कौन सा होगा वो मैं आगे आपको दूसरे स्टेप में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आप इस बार क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ, तो चलो ओके है। तो अगर दूसरा, अगर आप इस बार क्लास 12 का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि इस साल से लेकर के पीछे के 2 साल में अगर आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है तो भी सही है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर आप 2021 में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और आपने जो क्लास 12 है अपना 2021 में नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 12th या तो 2019 में होना चाहिए या 2020 में होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर 18 में है, 17 में है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यानी कि जिस भी ईयर में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उस ईयर से वो या इसके पीछे के 2 साल में आपका क्लास 12 होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। और एज़ पर दी न्यू रूल अभी आपका क्लास 12 में जो है मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप क्लास 12 पास होना चाहिए। मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 20% भी मार्क्स आया तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका क्लास 12 में होना चाहिए, डिस्पाइट कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, या जेंडर में भी कोई ऐसा नहीं है कि आप गर्ल्स हैं तो आपको कोई छूट है। सबके लिए है कि आपका क्लास 12 का मार्क्स इस बार कंसीडर नहीं करा जाएगा। अगर मैं ओल्ड रूल की बात करूं तो इससे पीछे साल तक क्या रूल था कि एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्लास 12 में 75% मार्क्स होना ही होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हो रहे हैं क्लास 12 वहाँ पे आपका टॉप 20 परसेंटाइल में आपका मार्क्स आना ही आना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो पाए। और एसटी और एससी के लिए क्या था कि 65% मार्क्स अगर क्लास 12 में है तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। इस सब के बाद एक और चीज़ निकल के आता है एलिजिबिलिटी में, ये कि आपका क्लास 12 जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और इसके बाद आता है स्टेप 2, गेट रजिस्टर्ड। अभी आपको क्या होता है कि जेई मेन का फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है एनआईटी में एडमिशन के लिए। जेई मेन का जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन रिलीज होता है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे jeimain.nta.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। हमेशा ध्यान रखना कि गूगल पे मिलते जुलते बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आजकल आ गए हैं। हालांकि ये जो jeimain.nta.nic.in का वेबसाइट है उस पर भी ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मैं इधर दे दूंगा, आप देख लेना कि क्या कि वहाँ पे ये है कि आप मिलते जुलते जो वेबसाइट्स हैं उससे बच के रहना, नहीं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना एग्ज़ाम के लिए वो फर्जी हो जाएगा और आप एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे।
इससे पहले क्या था, ओल्ड रूल इसमें क्या था जेईई मेन का एग्ज़ाम के लिए, कि पहले जेईई मेन साल में 2 ही बार होता था। अब नए रूल्स के हिसाब से साल में 4 बार हो गया और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बिल्कुल बदल गया है। सारी चीज़ें बदल गई है। मैंने अपने इस वीडियो में बता रखा है, आप जाएँ और देखें तो आपको पता चलेगा कि 2021 में कौन-कौन से चेंजेज़ आए हैं या 2021 से कौन-कौन से चेंजेज़ आए हैं, 2022-23 आगे भी ये चेंजेज़ चलता रहेगा। तो ये तो था स्टेप 2 कि आपको रजिस्टर्ड करना है, आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ही जाकर के आपका एडमिशन जो है हो पाएगा। और अब जो स्टेप आता है वो तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप में क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है, यानी कि आपको एग्जाम देना है। कौन सा एग्जाम देना है? जो अब मैंने सेकंड प्रोसेस में बताया कि आपको जेईई मेन का फॉर्म भरना है, तो अब आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है। जेईई मेन एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होता है। जैसे आपने बताया ना कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 24,000 सीट है टोटल एनआईटी में मिला के बीटेक यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो क्या होता है कि इसके अलावे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें जेईई मेन के थ्रू एडमिशन होता है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है और ये एक नेशनल लेवल का है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा इसमें, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो भी साइंस स्ट्रीम्स हैं वो जेईई मेन का फॉर्म तो भरते ही भरते हैं। लगभग स्टूडेंट भरते हैं, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा सभी भरते हैं। कुछ एक ही ऐसे हैं जो छोटे शहर और गाँव से आते हैं वो नहीं भर पाते, अदरवाइज सब भरता ही भरता है। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो रिकमेंड करा था। अगर आप वो देखेंगे तो आपको पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा और पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न का भी पता चल जाएगा। तो वो वीडियो आप तो डेफिनेटली देखना। लेकिन तीसरा स्टेप ये है कि आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है, तभी जा कर के आप चौथे स्टेप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अभी तक मैं जितने भी स्टेप बता रहा हूँ ना, एक के बाद एक सभी स्टेप्स आपको फॉलो करना है। अगर कोई भी एक स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और अब बात करते हैं चौथे स्टेप की। चौथा स्टेप क्या है? काउंसलिंग सेशन। जब आप एक बार जेईई मेन का एग्जाम दे देते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो फर्दर स्टेप आता है वो होता है काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको एक कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है और ये प्रोसेस का नाम है जोसा। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। इसके थ्रू ही आपको अपने जेईई मेन के स्कोर के आधार पे जो है काउंसलिंग कराना होता है। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है और इसमें भी आपको फर्जी वेबसाइट से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे नहीं फर्जी वेबसाइट नहीं होता है, ये सब ऐसे बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्जी वेबसाइट्स देखे गए हैं जो गूगल के फर्स्ट पेज के सर्च में आते हैं। तो आप डेफिनेटली ऐसे किसी भी फर्जी वेबसाइट पे ना जाएं, नहीं तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, आपका एडमिशन धरा का धरा रह जाएगा। इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या करना होता है? लिस्ट ऑफ एनआईटी कॉलेजेस में से आपको अपने चॉइस के कॉलेजेस और कोर्सेज सेलेक्ट करना होता है, तो ही जाकर के आपका एडमिशन के चांसेस बनते हैं कि आपका एनआईटी में एडमिशन होता है। आफ्टर चेकिंग दी मॉक अलॉटमेंट, जब आपका मॉक अलॉटमेंट चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि आप इसमें रिक्वायर्ड चेंजेस भी कर सकते हैं ताकि आपके जो एनआईटी में एडमिशन के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने फाइनल स्टेप की, यानी कि स्टेप 5 की। कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन है पाँचवा। अगर अब आपको एनआईटी मिल गया है तब आपको अपना सीट कंफर्म करना होगा। अब सीट फ्रीज हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करना होगा, तो ये माना जाएगा कि आपने वाकई एनआईटी में बीटेक कोर्स के लिए सीट जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अभी लेकिन फाइनल एडमिशन नहीं हुआ है। फाइनल एडमिशन के लिए आपको अगला प्रोसेस क्या है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जहाँ भी आपका रिपोर्टिंग सेंटर है वहाँ पे आपको अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं एनआईटी में बीटेक में एडमिशन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैंने लिंक ऑलरेडी वहाँ पे दे रखा है, तो आप देखें ताकि आपको पता चले और आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। तो आज की वीडियो बस इतना है। मिलते कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक के साथ।